सब्जी मंडी कब गई थी आप पिछली बार? 160 रुपए किलो। संजू वर्मा जी, सब्जी मंडी कब गई थी आप पिछली बार? 160 रुपए किलो नींबू बिक गया। 160 रुपए किलो नींबू बिक गया। आपको मजाक लग रही है? आपको मजाक समझ में आ रहा है? पिछले 6 महीने मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है। 160 रुपए। आलोक पुराणिक, आलोक पुराणिक, नाउ प्लीज क्लैरिफाई, नाउ प्लीज क्लैरिफाई, नाउ प्लीज क्लैरिफाई, नाउ प्लीज क्लैरिफाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, राधिका आ रहा हूँ, आई विल कम, मैं आ रहा हूँ, राधिका आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। टमाटर तेरा, आप ही तो कहती थी ना, आप ही तो कहती थी। आप संजू वर्मा जी, संजू, ये मोनोलॉग नहीं होगा। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। संजू वर्मा ऑडियो डाउन, संजू वर्मा ऑडियो डाउन, संजू वर्मा को ऑडियो डाउन। संजू वर्मा, यहाँ पे मोनोलॉग नहीं है, मोनोलॉग नहीं हो सकता। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू लिसन। डिबेट में आइए, डिबेट के कायदे कानून लगेंगे। डिबेट में है तो डिबेट के कायदे कानून सुनिए और समझिए। आलोक पुराणिक जी, नींबू के दाम बताइए मुझे जरा, क्या बिक गया पिछली बार? आलोक पुराणिक जी, मैं बता रहा हूं सर, नींबू के दाम बता रहा हूं। ये मैंने अपने जागृति की अवस्था में पहली बार देखा कि नींबू के दाम आम के दामों से ज्यादा महंगे हो गए। आम बिका 70 रुपए किलो और नींबू मैंने अपने हाथों से 120 रुपए किलो खरीदा है। तो ये कोई मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, भारत सरकार के खरीद के लाया हूं मैं। 120 रुपए किलो नींबू, 70 रुपए किलो आम एक ही ठेले वाला दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं संजू जी, तो या वो गलती हो गई होगी, कोई भी वो गलती हो गई होगी। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू का ऑडियो फ्रीज हो गया था सर, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। अमिताभ कुंडू सर, मैं आ रहा हूं, आलोक पुराणिक जी आ रहा हूं। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू। मैं संजू जी की एक बात से सहमत हूं कि 6% की जो मूल्य वृद्धि का, जो महंगाई के बढ़ने का जो रेट जो श्रम मंत्रालय से मिल रहा है या सांख्यिकी और नियोजन मंत्रालय से मिल रहा है, ये बहुत अधिक नहीं है। ये बात सही है कि इससे भी अधिक जो है अक्टूबर नवंबर में था पिछले साल, और 2011 से 13 की बात करें तो वहां पर और भी ज्यादा था, 12 तक 13% थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो फूड एडिबल ऑयल है उसका वेटेज हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इतना कम है कि इसका असर इस पे नहीं पड़ा है। निश्चित रूप से जो कीमतें बढ़ रही हैं, दाल की कीमतें जो बढ़ी हैं, जो मई में बढ़ा है, जो जून में बढ़ रहा है, वो आंकड़ों में अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि सारे आंकड़े जो अप्रैल से संबंध रखते हैं और जितने प्रोडिक्शन किए गए थे मूल्य वृद्धि के, सारे रिवाइज किए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि निश्चित रूप से पेट्रोल प्राइस का डायरेक्ट इंपैक्ट से ज्यादा कास्केडिंग इंपैक्ट है दूसरी चीजों की वजह से। ये वजह जो महंगाई का दर बढ़ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं ये बहुत अधिक नहीं है। अगर आप जीडीपी के जो राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद, उसके ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में ना दें, मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा है, 7.3% रहा है इस साल। अगर ज्यादा से ज्यादा 9.5% भी हो गया, वो भी रिवाइज किए जा रहे हैं नीचे तरफ, क्योंकि दूसरी वो हमारे देश को, इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अगर 9.5% भी हुआ तो 2 साल की तुलना में हमारा सिर्फ वही प्रतिशत बढ़ पाएगा, क्योंकि 7.3 तो नेगेटिव जा चुके हैं। अगर 2 साल में 2% बढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। यह स्टैग्नेशन के साथ में इन्फ्लेशन अगर 6% भी है, यह निश्चित रूप से चिंता की बात होगी। और फाइनली एक बात मैं जो कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कि दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, जो बेरोजगारी का दर है नहीं मिलेगा सर, वो काफी अधिक है। राइट सर, हाँ 10-11% जो है वो पिछले साल जो है वो 20-24% हो गया था, लेकिन उसकी तुलना में बेरोजगारी का दर कम है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी का दर है। बड़े बड़े शहरों में जो बेरोजगार हो रहे हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, या छोटे उद्योगों में काम करते थे, या छोटी छोटी कारोबार करते, वहां पर बेरोजगारी बहुत अधिक है। बेरोजगारी का दर बहुत ऊंचा होना, दूसरी बात जो जीडीपी का दर जो है वो नेगेटिव होना और रिकवर न करना, उसके साथ में 6% का मूल्य वृद्धि का दर जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, वो भी अप्रैल का, मई जून का आंकड़े आने को है। मैं समझता हूँ सरकार कोशिशें कर रही है इसके लिए, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि सरकार की स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है, ये भी सही है। लेकिन इसको निश्चित रूप से चिंता की बात मानना पड़ेगा कि आम आदमी के लिए यह बहुत बड़ा बोझ है। जो 6% का जो महंगाई का दर है, उसके साथ में जीडीपी का ग्रोथ रेट जो बहुत लो है, यह निश्चित रूप से एक स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, इन दोनों को कंबाइन करके भारत के आम आदमी के लिए एक समस्या तैयार कर सकती है।
राइट सर, मैं आऊंगा बिल्कुल। बेरोजगारी वाली जो बात है, बेरोजगारी और रोजगार की जो बात है, वो सर बहुत चिंता की बात है बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्रों से तो ज्यादा नहीं, लेकिन जो बड़े शहर हैं उनमें जो बेरोजगारी की दर है वो बहुत चिंता का विषय। करण मसीह, मैं आप नहीं बोले डिबेट में, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। आपको रुकना चाहिए अभी संजू, मैं आपके पास आता हूं जी। करण मसीह, पहले दो चीज़ें, ये अभी जो इन्होंने कहा कि मई के आंकड़े नहीं आए हैं, वो एक्चुअली गलत है। मई के आंकड़े आज आ चुके हैं। जब वो 6.3 की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली मई के आंकड़े हैं। अप्रैल में 4.23 था और मई में एनएसओ ने 99.7% गाँव में और 97.7% अर्बन मार्केट से डेटा लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मई का डेटा नहीं है, मई का डेटा भी आ चुका है, जिसमें फूड प्राइस इन्फ्लेशन 5% था, 6.3% नहीं था। और अगर मैं इसकी ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊं, क्योंकि इन्फ्लेशन को मैं काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूं, सीरियल्स जो हम लेते हैं उसमें इन्फ्लेशन नेगेटिव था, -1.42 था, ठीक है। वेजिटेबल्स -1.92 था। अगर हम इन्फ्लेशन को एज अ प्रोसेस देखें तो इन्फ्लेशन इस समय किन कमोडिटीज़ में है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग के अंदर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में अभी है 15%। ऑयल्स एंड फैट 30%, जो उन्होंने वेट्स का इश्यू उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट होना चाहिए। फ्रूट्स में थोड़ी इन्फ्लेशन है अभी 11.98%। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक महीने का इन्फ्लेशनरी प्रोसेस वैसे भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे को एवरेज आउट करना पड़ता है कि पूरे साल में क्या हुआ। और यहाँ मेरा ये मानना है कि आने वाले 6 महीने में इन्फ्लेशन कम होगी। और हम जो पूरी बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की, नॉर्मल टाइम पे जो हम एज मैक्रो इकोनॉमिस्ट हम जब देखते हैं वो बहुत लॉजिकल लगता है। लेकिन पैंडेमिक की सिचुएशन दूसरी है, क्योंकि पैंडेमिक के अंदर सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं और उस सप्लाई डिसरप्शन से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। लेकिन ये एक टेम्पररी फिनोमिना होता है। टेम्पररी इसलिए कि जैसे जैसे लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होती हैं, वैसे वैसे मार्केट में, बाजार में सप्लाई सब चीज़ों की आनी शुरू हो जाती है, जिसके आने के बाद ऑब्वियसली सप्लाई का जो मिसमैच है वो मिसमैच कम होता है। और जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमने पिछले साल देखा था कि बहुत ही जल्दी रिडक्शन आया था जब लॉकडाउन खुला था। सिमिलरली आने वाले टाइम में भी हम यही देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ी जल्दी गिरेगा। तो इसलिए मेरे को उस सेंस में डाउट नहीं है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अलावा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तो हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम नेशनल लेवल पे 10% देख रहे हैं। करण, ये जानना बेहद जरूरी है। करण, बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल करण मैं ओपन कर रहा हूं। करण, जी मैं आ रहा हूं। संजू हैव टू वेट, संजू हैव टू वेट। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो टाइम पीरियड क्या है। ये टाइम पीरियड जिसको कहा कि 1 साल तक लग जाएगा कि जो नौकरी से निकले या निकाल दिए गए या जिन पे है, वो 1 साल का पीरियड है। वो पीरियड जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर भी एक जरूर बातचीत आनी चाहिए। और जो सबसे पहले बेजान मिश्रा ने जो बात कही थी कि वो हेल्थ का एक सेक्टर ऐसा जरूर है जिसमें लोगों को डर भी है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे अर्थशास्त्री आलोक जी, कि वो लोगों के दिमाग में एक भय भी है कि अगर बीमार पड़े तो कितना बड़ा हिस्सा क्या होगा। ये भी एक फैक्टर है जिसको दिमाग में रखा जाना चाहिए। राधिका एंड देन संजू वर्मा। राधिका पहले जी। प्रतीक जी, ना मैं इकोनॉमिस्ट हूँ ना मैं बुद्धिजीवी हूँ। आंकड़े मैं आ रहा हूँ समझती। करण मैं आ रहा हूँ जी। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक हूँ जो अखबार पढ़ती है और जो न्यूज में आप दिखाते हैं वो देखती हूँ। और एक आम नागरिक